नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आज हम बात करने वाले हैं सिलिकॉन शील्ड की। चाइना और ताइवान के बीच में जितना संघर्ष चल रहा है उसमें बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या चीन ताइवान को अपने कब्जे में ले लेगा। लेकिन इस पर अलग अलग थियरी भी चल रही हैं। जानकार जो विश्लेषण करते हैं वो बता रहे हैं कि आखिर क्या संभावनाएं बनेंगी। इसी में से एक संभावना कि चीन ताइवान पर कभी भी कब्जा नहीं कर पाएगा या हमला नहीं कर पाएगा, उस सिद्धांत को कह रहे हैं सिलिकॉन शील्ड। ठीक है, सिलिकॉन शील्ड की वजह से चाइना कभी भी ताइवान को अपने पूरे कब्जे में नहीं लेगा। इस बात के बावजूद कि 2005 में चाइना ने एक अलगाववादी कानून पारित किया है जिसके तहत वो ताइवान को कभी भी अपने कब्जे में ले सकता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो ताइवान को अपने कब्जे में नहीं लेगा। अब ये मजबूरी क्या है, ये सिलिकॉन शील्ड क्या है, इस वीडियो में हमको यही समझना है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो समझने वाली बात है कि इतना बड़ा देश, ठीक है, इतना बड़ा देश आखिर ताइवान पर क्यों नहीं कब्जा कर सकता। ये रहा ताइवान, इतना छोटा सा, और एक तरफ है चाइना। ठीक है, तो सवाल है कि इस इतने बड़े चाइना के लिए ये ताइवान क्या भला है भला। देखिए, यहां 140 करोड़ की आबादी है। ठीक है, यहां 2 करोड़ 30 लाख की आबादी है। ठीक है, यहां असीमित हथियार हैं, बहुत बड़ी सेना है। यहां तकनीक तो है, लेकिन उस मात्रा में बड़ी सेना नहीं है, न ही उतना कोई सपोर्ट है। मात्र दुनिया के 15 देश हैं जो ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, और चीन उन सारे देशों पर बहुत कड़ी निगाह रखता है, सख्त तेवर रखता है जो इसको स्वतंत्र देश के रूप में मानते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और भारत ये भी ताइवान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, चीन का ही एक हिस्सा मानते हैं। चीन वन चाइना पॉलिसी के बारे में आपने सुना ही होगा। इंडिया और अमेरिका वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। ठीक है, और वन चाइना पॉलिसी में क्या है कि ताइवान इससे अलग नहीं है, चाइना का ही हिस्सा है। भारत और अमेरिका आधिकारिक तौर पर वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। तो सवाल है कि इतना बड़ा चीन इस ताइवान को कुचल क्यों नहीं देता, एक झटके में उस पर कब्जा क्यों नहीं करता। अभी जब से आपने ये विवाद सुना है कि नैन्सी पेलोसी गई थी वहां, उसके बाद यहां लगातार युद्ध सैन्य अभ्यास के नाम पर मिसाइल दागे जा रहे हैं चाइना के द्वारा। तो सवाल है कि ये मिसाइल्स ताइवान पर क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके इर्द गिर्द क्यों दागे जा रहे हैं, उसे धमकाया क्यों जा रहा है, उस पर कब्जा क्यों नहीं किया जा रहा है। इसी सवाल का जवाब है सिलिकॉन शील्ड। ठीक है, अब इसमें भी आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको ताइवान और चीन के बारे में जान लेना चाहिए। हुआ यूं कि 1895 में जापान और चीन के बीच जब वॉर हुआ और चीन को हार का सामना करना पड़ा, तो ताइवान वाला ये जो हिस्सा है ये देना पड़ गया चीन को, जापान को। ठीक है, चीन ने इसे जापान को दे दिया। कब? 1895 में। 50 साल तक ताइवान बेसिकली जापान के हाथ में रहा। ठीक है, 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार हुई, जब हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए, तो फिर चीन के पास वापस ताइवान का नियंत्रण हो गया। तो 1945 में फाइनली चीन ने फिर से ताइवान को अपने कब्जे में लिया। लेकिन वो ऐसा दौर था जब चीन में गृह युद्ध शुरू हो गया। गृह युद्ध में एक तरफ माओ थे जिनकी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी थी, और दूसरी तरफ नेशनलिस्ट पार्टी थी जिसका नाम था कुओमिंतांग। कुओमिंतांग की नेशनलिस्ट पार्टी जो थी और दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी थी। इनके बीच में गृह युद्ध चलता रहा। फाइनली 1949 में माओ त्से तुंग की कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अस्तित्व में आ गई मेनलैंड चाइना पर, और जो कुओमिंतांग था, कुओमिंतांग पार्टी को जो चला रहे थे चियांग काई शेक, इन लोगों को जाकर शरण लेना पड़ा ताइवान में। ठीक है,
समुद्र पार करके गए, ताइवान में शरण लिया। और उस समय चीन के पास इतनी अधिक सामुद्रिक शक्ति नहीं थी कि वो ताइवान पर उतना ज़्यादा प्रभाव जमा सके, इन लोगों को वहाँ से भगा सके या फिर कोई कार्रवाई कर सके। तो ये लोग जाकर वहाँ बस गए और चियांग काई शेक ही बने ताइवान के पहले राष्ट्रपति। ठीक है, अब पूरे विश्व में दो तरह के चाइना हो गए, एक तो चाइना मेनलैंड और ताइवान जिसको ऑफिशियली बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, इन दोनों की मान्यता पर बहुत तरह की बातें होने लगी कि अब किसको मान्यता दिया जाए। ताइवान को क्या बोलते हैं ऑफिशियली? रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन कहता है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना दरअसल मेरा अभिन्न अंग है, इससे अलग नहीं किया जा सकता, उस पर मेरा अधिकार है। ताइवान कहता है कि हम आज़ाद राष्ट्र हैं। ठीक है, अब दोनों में एक और अंतर है। अंतर यह है कि यहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जो एक दलीय सरकार है चीन में, और ताइवान में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यह बहुत बड़ा एक अंतर है। ताइवान में क्या है? डेमोक्रेसी है। ठीक है, तो अब ये मान्यता का जब सवाल आया तो दुनिया के कई सारे देश, चाइना का पावर बढ़ रहा था और ताइवान को उस समय बहुत सारे देश मान्यता देते थे, लेकिन चीन की ताकत इतनी ज़्यादा जब बढ़ती गई, धीरे धीरे ये मान्यता खत्म होती गई। 1971 में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ ने ताइवान की मान्यता रद्द कर दी और 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान लिया कि ताइवान दरअसल चीन का ही हिस्सा है, मेनलैंड चाइना का ही हिस्सा है। ठीक है, इसके बाद उन देशों की तादाद कम होने लगी जिन्होंने ताइवान को मान्यता दे रखी थी। ठीक है, अब सोचिए कि दुनिया भर में मात्र 15 देश ऐसे हैं आज की डेट में जो ताइवान को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। इंडिया भी मान्यता नहीं देता और अमेरिका भी नहीं देता, जो अमेरिका इस समय ताइवान के सपोर्ट में खड़ा हुआ दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि सिलिकॉन शील्ड क्या है। एक पत्रकार हैं क्रेग एडिशन, इनकी एक किताब आई थी सिलिकॉन शील्ड, और इस किताब के नीचे लिखा हुआ था ताइवान प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइनीज अटैक। ठीक है, इसी किताब से ये फ्रेज बाहर आया है सिलिकॉन शील्ड। ये किताब कह रहा है, या ये पत्रकार कह रहे हैं, ऑथर कह रहे हैं कि चीन कभी भी ताइवान पर हमला नहीं कर सकता या ताइवान को सीज नहीं कर सकता, उस पर कब्जा नहीं कर सकता। उसकी वजह है सिलिकॉन शील्ड। अब सिलिकॉन शील्ड क्या है? सिलिकॉन शील्ड दरअसल सेमीकंडक्टर, जो एडवांस सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन है पूरे ताइवान का, उसने दुनिया के सेमीकंडक्टर के ज़रूरतों को, माइक्रोचिप की ज़रूरतों को 2/3 कवर कर रखा है। मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्शन है कि पूरी दुनिया उस पर डिपेंडेंट है। इवन चाइना भी डिपेंडेंसी रखता है ताइवान पर। इसी वजह से ये किताब कहता है कि अगर चाइना ने अटैक किया, चाइना ने ताइवान को अपने कब्जे में लिया, तो ये कोल्ड वॉर के समय एक थियरी थी, मैड थियरी, उसका उस तरह का परिणाम आएगा। मैड थियरी क्या थी कोल्ड वॉर के समय? कोल्ड वॉर मतलब यूएसए और रशिया के बीच। ठीक है, इस समय एक थियरी चलती थी मैड थियरी, हालांकि इसके पहले की थियरी है, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा इसको उभार मिला, इसको लोग जान पाए। म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम मार दिया। ठीक है, मान लीजिए उस समय जापान भी परमाणु शक्ति संपन्न रहता, उधर से अमेरिका ने दागा परमाणु बम, इधर से जापान ने दाग दिया परमाणु बम, तो दोनों का नष्ट होना तय हो जाएगा। इसी को कहते हैं मैड। ठीक है, म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन, पक्का है, निश्चित है कि दोनों को नष्ट हो जाना है, दोनों नष्ट हो जाएंगे। ऐसी ही गतिविधि होगी अगर चाइना ने ताइवान को पर अटैक किया, तो ये मैड वाला सिचुएशन हो जाएगा, कोल्ड वॉर वाले डॉक्ट्रिन वाला सिचुएशन हो जाएगा। और ये प्रोटेक्शन जो है माइक्रोचिप का, ये बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है। कोविड के टाइम में आपने सुना होगा कि सेमीकंडक्टर क्राइसिस से दुनिया गुजर रही है। क्या हुआ? कोविड के समय प्रोडक्शन एक तो कम हो गया, ठीक है, डिमांड और सप्लाई में बहुत अंतर आ गया। डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, सप्लाई उसके मुकाबले बहुत कम हो गया।
अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगाए थे चाइनीज़ कंपनीज पर, ठीक है, हुआई उसमें से एक है जो कि माइक्रोचिप का निर्माण करती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी एक क्राइसिस जनरेट हो गया। आपको ध्यान पर होगा कोविड के समय में लोग पर्सनल कार्स ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, खरीदने भी लगे। उन कारों की वेटिंग बहुत ज़्यादा रहती थी, 7-7, 8-8 महीने की वेटिंग मिलती थी। लैपटॉप आप मंगवाते होंगे, लैपटॉप पता चले कि 4-4 महीने की वेटिंग हो रही है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि दुनिया ने सेमीकंडक्टर क्राइसिस को झेला, और सेमीकंडक्टर्स के क्राइसिस जो हैं वो आज भी बने हुए हैं। तो सिलिकॉन, माइक्रोचिप और सेमीकंडक्टर, इनमें आपस में रिलेशन क्या है? सिलिकॉन ज़्यादातर सेमीकंडक्टर्स के प्रोडक्शन में इस्तेमाल होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर बनाने के लिए दो तरह की तकनीक चाहिए। एक तो भाई फैब्रिकेशन प्लांट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए डिजाइनिंग प्लांट। अब दिक्कत यह है कि ताइवान जो है, ताइवान इस मामले में बहुत ज्यादा डोमिनेंस रखता है। किसमें? फैब्रिकेशन प्लांट सबसे उन्नत किस्म के कहां हैं? ताइवान के पास हैं, और ताइवान इस मार्केट पर 2/3 कब्जा करके बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये फैब्रिकेशन प्लांट दुनिया भर में और क्यों नहीं लग जा रहे हैं? ये लगाना इतना आसान नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरा, एक बहुत अच्छी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो बाकी दुनिया में लोग एक्सपर्ट हैं नहीं, ताइवान में ही सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो दूसरी बात ये है कि जब तक ताइवान की कोई कंपनी किसी देश के साथ डील करके वहाँ जाकर प्रशिक्षण नहीं देती है, फैब्रिकेशन प्लांट बैठाती नहीं है, तब तक ये बहुत मुश्किल है कि सेमीकंडक्टर का प्रोडक्शन किया जा सके, माइक्रोचिप बनाया जा सके, ठीक है। अब चिप का इस्तेमाल कितनी जगह है आप समझ रहे हैं? आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं उसमें, AI, आजकल जितने स्मार्ट चीज़ें देख रहे हैं सब में चिप लगा हुआ है। टीवी, फ्रिज, जो भी होम अप्लायंस देख रहे हैं। उसके अलावा कार्स, सारे कार्स आजकल स्मार्ट कार हो गए हैं, ठीक है। उसके अलावा गेम खेलते हैं आप, ठीक है, गेमिंग कंसोल जो होता है उसमें भी सोलर पैनल जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है उसमें भी लगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, कार, सब कुछ, फ़ोन, लैपटॉप, घरेलू अप्लायंस, मोबाइल, सोलर पैनल, यहाँ तक कि आप जो टेस्ट कराने के लिए जाते हैं ना, मेडिकल डायग्नोस्टिक जो मशीन्स हैं उसमें भी चिप लगा हुआ है। तो सोचिए ये कितना बड़ा डोमिनेंस है ताइवान का, ठीक है। अब जैसे भारत में डिज़ाइनिंग होती है इसकी, ठीक है, माइक्रोचिप डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। अमेरिका के पास सब कुछ ताकत है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की ताकत नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हाल ही में भारत में ताइवान की एक कंपनी है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, TSMC, ठीक है। जैसे ताइवान का इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा प्रभाव है, उसी तरह उसमें भी TSMC का बहुत बड़ा प्रभाव है। TSMC के पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन की ताकत है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देखते हैं ना, एप्पल और इस तरह की जो कंपनियां, इनको सप्लाई करता है TSMC। और TSMC इस समय अमेरिका के साथ मिलकर और भारत के साथ मिलकर एक डील के तहत यहाँ फैब्रिकेशन प्लांट बनाने की तैयारी चल रही है, उस पर आगे काम भी चल रहा है। इंडिया में भी फैब्रिकेशन प्लांट बनाने पर काम चल रहा है, और सरकार ने इवन $10 अरब इंसेंटिव की घोषणा की है, ठीक है, इस इंडस्ट्री के लिए। वेदांता का नाम आपने सुना होगा। वेदांता इस समय सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और आने वाले 2025-26 तक यह अनुमान है कि पूरा जो इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट होगा वो करीब $100 अरब का होगा। इसलिए इंडिया बहुत तेज़ी से प्रयास कर रहा है कि इस मामले में आत्मनिर्भर बन जाए, सेमीकंडक्टर यहीं पर प्रोड्यूस होने लगे। मदद किससे ली जा रही है? TSMC से, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मदद ली जा रही है। इसी तरीके से पिछले साल अमेरिका में TSMC ने एक फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित कराने में मदद की है, जो उम्मीद है कि 2024 तक अमेरिका में इसका प्रोडक्शन शुरू होगा। और इंडिया में अभी सिर्फ डिज़ाइनिंग प्लांट के लिए काम हुआ है, जो डिज़ाइनिंग प्लांट 1-2 साल में शुरू हो जाएगा। फैब्रिकेशन प्लांट बनने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की चीज़ है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर चीन ने
ताइवान को अपने कब्जे में ले लिया या ताइवान पर अटैक कर दिया, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होगा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर क्राइसिस हो जाएगा और पूरी दुनिया लगभग ठप होने लगेगी। वो अमेरिका हो, चीन हो, इंडिया हो या दुनिया का कोई भी ऐसा कंट्री हो, इस समय जहाँ जहाँ डिजिटल क्रांति चल रही है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पर ही सारी चीज़ें टिकी हुई हैं, वो सब कुछ ठप होने लगेगा और ये बहुत बड़ा घातक परिणाम होगा। इसलिए ताइवान की सुरक्षा में सिलिकॉन शील्ड का जिक्र आया है। और सिलिकॉन शील्ड किसके लिखी हुई किताब है? क्रेग एडिशन नाम के व्यक्ति की किताब है और इन्होंने इस पर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है। ठीक है, चाहे तो आप देख सकते हैं उस डॉक्यूमेंट्री को। अब क्या क्या असर होगा ये देखिए। सबसे पहले तो मैंने जैसा कहा, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरी तरह से कोलैप्स होने लगेगा। ठीक है। दूसरा, जैसे ही ये होगा, ये जो समुद्री रास्ता है, ठीक है, ये समुद्री रास्ता पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा आवाजाही के लिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान शुरू होगा और जब नुकसान शुरू होगा तो क्या होगा? महंगाई। ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या आएगी? जब आवाजाही बंद हो जाएगी, मालों की ढुलाई बंद हो जाएगी तो क्या दिक्कत होगी? पूरे दुनिया का व्यापार कोलैप्स करने लगेगा और उस वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। उस तरह के आर्थिक इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आने लगेंगे। जैसे रशिया यूक्रेन वार आप देख रहे हैं, रशिया एनर्जी सप्लाई का बड़ा सोर्स था। यूरोप, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि भाई यूरोपियन कंट्रीज़ इतने बड़े सैंक्शंस नहीं लगा पाएंगे रशिया पर, क्योंकि वो बहुत सारे एनर्जी सप्लाई का सोर्स है। लेकिन फाइनली सैंक्शंस लगे यूएसए की तरफ से भी और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से भी। तो चाइना अगर हमला करता है तो ये निश्चित मान के चलिए कि यूएसए की तरफ से भी सैंक्शन लगेगा और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से भी सैंक्शन लगेगा। उस कंडीशन में जब सैंक्शंस लगेंगे तो क्या होगा? तो इस कंडीशन में जब सैंक्शंस लगेंगे तो चाइना की इकोनॉमी पर इसका इम्पैक्ट आएगा, जैसे इस समय रशिया की इकोनॉमी पर आया हुआ है। ठीक है, रशिया के इकोनॉमी पर जिस तरह का इम्पैक्ट आया है उसी तरीके से चाइना की इकोनॉमी पर भी आएगा। और क्योंकि सेमीकंडक्टर का मामला है, प्रतिबंधों का मामला है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इसका असर पड़ेगा। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर पूरी दुनिया पर इसका भारी इम्पैक्ट आने वाला है, इंक्लूडिंग यूएसए, इंक्लूडिंग इंडिया। अब सवाल है कि अमेरिका क्या ताइवान की वाकई मदद कर रहा है या करेगा? इस मामले में अमेरिका की भी मजबूरी है ताइवान की मदद करना। क्यों मजबूरी है? भाई अमेरिका ने ताइवान को खूब बड़े बड़े हथियार भेजे हैं। ठीक है, अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया है। ठीक है, लैस किया है मतलब ताइवान ने परचेज किया है। अब अगर चाइना का अटैक होता है ताइवान पर और ताइवान पर कब्जा हो जाता है तो एक तो वो सारा हथियार का जखीरा जो है चाइना के कब्जे में, सेमीकंडक्टर की पूरी इंडस्ट्री चाइना के कब्जे में। इतना प्रभावशाली हो जाएगा चाइना, ये अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि इस पूरे बाजार पर और इस पूरे रास्ते पर, जो रणनीतिक रूप से ताइवान का लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर चाइना अमेरिका यहाँ पर अपनी रणनीतिक उपस्थिति रखता है तो ये अमेरिका के लिहाज से बहुत अच्छा है। ठीक है, तो इस पर जैसे ही चाइना का कब्जा हुआ, बेसिकली ये पूरा एरिया जो है वो चाइना सिक्योर कर लेगा और अमेरिका ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अभी बहुत सारे एस्पेक्ट आ रहे हैं चीन ताइवान के बीच, जो संघर्ष चल रहा है, जो तनाव चल रहा है, देखते हैं उसमें आगे क्या होता है। इस वीडियो से जो भी आपको अच्छा लगा हो ज़रूर नोट कीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले किसी वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।